नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ और आज राजपथ पर हमारे साथ बहुजन मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है एक विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नए संसद भवन को लेकर जो रुख है बसपा सुप्रीमो मायावती का, उसके मायने क्या हैं। आज उस पूरे क्या नाम है कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी कि क्यों उन्होंने इसका समर्थन किया, क्यों वो कांग्रेस के खिलाफ गई और इसके पीछे की असल वजह क्या है। तो हमारे साथ पैनल में आज मौजूद हैं वैभव कुमार, डीएनएन से और डीएनएन के फाउंडर हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर स्नेहा, नेशनल चौपाल की फाउंडर हैं। और रजत मौर्य बहुजन साहित्य से हमारे साथ मौजूद हैं। और तीनों ही लोग बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुजन पत्रकारिता की पहचान की मोहताज नहीं है। तो आप सभी लोगों को जय भीम। कैसे आप लोग? आप सब लोगों का स्वागत है, राजपथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो तो शुरुआत करते हैं। हमारी ऑडियंस भी आना शुरू हो गई है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत स्नेहा जी से करना चाहूंगा कि नया संसद भवन जो है उसका उद्घाटन 28 तारीख को होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और पिछले काफी समय से देश में संसद की मांग चल भी रही थी। तो उसको लेकर जब ये उद्घाटन होगा तो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से एक बात आई है कि वो लोग इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन स्वयं कर रहे हैं, राष्ट्रपति से नहीं करवा रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है, उनसे करवाना चाहिए। उसी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना वक्तव्य दिया, अपना रुख साफ किया कि देखिए, हम दलगत राजनीति में नहीं पड़ते हैं, सरकार ने बनाया, सरकार उद्घाटन करे। और अगर कांग्रेस को कांग्रेस को चिंता है एक आदिवासी महिला की, द्रौपदी मुर्मू जी की, तो उनके सामने राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट क्यों दिया। और तमाम ये बातें बसपा सुप्रीमो ने रखी, हालांकि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा स्नेहा जी कि आप ये जो रुख है आप इसको कैसे देखती हैं? गौरव जी, इसे हम ऐसे देखते हैं, जैसे देखिए, इस मामले को मतलब नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ उसके बाद अब शिलान्यास है, उद्घाटन है। इस कार्यक्रम को जब देख रहे हैं या फिर इस घटना को देखते हैं तो कुछ पार्टियां जो है इसके समर्थन में आई और कुछ जो है इसका विरोध कर रही हैं। अब ऐसा है, मीडिया ने ऐसा बनाया है, मतलब ऐसा बना रहा है, पिक्चराइजेशन ऐसा कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने इसका समर्थन किया है। अगर आप उनके ट्वीट को जरा गौर से अगर गौर करते हैं इस ट्वीट पर, तो उन्होंने विपक्ष पर भी वार किया है और समर्थन नहीं किया है। उसे मध्यम मार्ग कहा जा सकता है, बीच का रास्ता उन्होंने लिया है। क्योंकि वो अगर समर्थन होता तो वो या तो वहां पर इन्वॉल्व होती, वो ये ना कहती कि हमारी पार्टी की समीक्षा बैठकें चल रही है और इसीलिए व्यस्तता के कारण हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक मध्यम मार्ग के तौर पर हम देखते हैं। और बुद्धा की फिलोसॉफी जो है वो आर्य पार की नहीं है, मध्यम मार्ग की। तो इसमें जो है एक मध्यम मार्ग की के तरफ हम बहन मायावती जी के इस कदम को देखते हैं, इस तरफ हम देख रहे हैं। अच्छा, तो वैभव सर, जैसे कि आप काफी समय से बसपा की बीट को देखते हुए हैं और आप बहुजन पॉलिटिक्स को काफी समझते भी हैं, बहन जी की पॉलिटिक्स को समझते हैं, कैसे निकाय चुनाव के बाद एकदम से वो एक्शन मोड में आई। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के साथ ना जाकर, अन्य दलों के साथ ना जाकर, बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं ये तो नहीं कहना चाहती है कि हम लोग आपके पीछे नहीं खड़े होंगे, कांग्रेस के पीछे जैसे बाकी दल खड़े हो गए आके इस मामले पर लेकर। तो बसपा सुप्रीमो क्या यह कहना चाहती है कि हम आपके पीछे नहीं खड़े होंगे, हम इस पूरे मामले पर अलग स्टैंड लेंगे? देखिए, इस पूरे मुद्दे को ना बहुत ज्यादा गहनता से समझने की जरूरत है। देखिए, वैसे तो लोगों को मुद्दा चाहिए, बहाना चाहिए कि वो किसी भी तरह से बहन मायावती को कटघरे में खड़ा कर सके, उनका विरोध कर सके। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो आपको याद है कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने जो उम्मीदवार दिया था यशवंत सिन्हा, उनका संबंध जो है रणवीर सेना से भी रहा है और लोग उसको विरोध कर रहे थे। अगर आज जो कांग्रेस कहती है कि वो बहुत ज्यादा आदिवासी हितैषी है, तो फिर ऐसे में तो निर्विरोध ही छोड़ देना चाहिए था, उस चुनाव में प्रत्याशी देने की जरूरत भी नहीं थी।
और प्रत्याशी जी देना भी था, अगर कोई मान लीजिए प्रत्याशी देना भी था मान लीजिए तो प्रत्याशी कोई ऐसा व्यक्ति देते जो दलित बहुजन अस्मिता के को कैरी फॉरवर्ड कर सकता होता। वो तो यशवंत सिन्हा को लेके आए जो कि मतलब पूरी कांग्रेस पूरी विपक्ष को अपनी पार्टी में कोई प्रत्याशी नहीं मिला, लेके भी आए तो कहां से लेकर आए, जो उनके विरोधी पार्टी का प्रत्याशी था। बहरहाल अब बहन मायावती ने क्योंकि इसको विरोध किया है तो लोग जो है तब भी बहन जी को कह रहे थे कि आपने जो है भाजपा वाले प्रत्याशी को क्यों सपोर्ट कर दिया। बहन जी ने कहा ये भाजपा का सपोर्ट नहीं है, बहन जी ने कहा था कि ये एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का समर्थन है, तो तब जी भी जी बहन जी जी टक्कर में थी। आज जब जी बहन जी जी कह रही है कि ये जो मुद्दा है इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो तब भी बहन जी कटघरे में। और कटघरे में क्या, इस बार तो पूरे विपक्ष ने हमला बोल दिया है। आप सुप्रिया जी कमेंट देखिए, कुछ दलित एक्टिविस्ट की भी कमेंट देखिए, वो सब जो है बहन जी को जबरदस्त तरीके से घेर रहे हैं लगातार। देखो जी विपक्ष जो है ना वो भी बीएसपी को तवज्जो नहीं दे रहा है। विपक्ष जो है वो चारों तरफ विपक्षी एकता नजर आ रही है, उसमें बीएसपी के साथ किसी का भी परस्पर संवाद जो है कहीं से नजर नहीं आ रहा। और बीएसपी को राजनीतिक रूप से अछूत पार्टी नहीं है, उसका राजनीतिक परिणाम अच्छा है बुरा है आज की स्थिति में वो कहाँ है वो अलग बात है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा ने 1 करोड़ से ज्यादा का वोट लिया है, तो बसपा कोई ऐसी गली मोहल्ले की पार्टी नहीं जिसको इग्नोर किया जा सके। और ये इस बात सही है कि बसपा का परिणाम जो है चुनावों में बहुत अच्छा नहीं आ रहा। और बहन जी ने कहा है कि अगर ऐसी बात थी तो निर्विरोध चुनवा के भेज देते। तो कांग्रेस जो पार्टी है और जो बीजेपी है, दोनों की राजनीति में ना बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमी तो यही है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती अपने आप को बीजेपी से। और जी बसपा एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है। आपने अभी देखा होगा कर्नाटक में सरकार जब बन गई तो वहां गौमूत्र से शुद्धिकरण कौन कर रहा था, बीजेपी तो नहीं सही कर रही बात थी है। ना। तो फिर सही इस बात कांग्रेस में और बीजेपी में अंतर कहाँ रह गया। इनके राज्यों में अत्याचार उत्पीड़न होते हैं, किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती। और बीएसपी जो है उसके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं क्योंकि उसका परिणाम अच्छा नहीं आ रहा। देखिए राजनीति में आंकड़ों का बहुत महत्व है, जब ये आंकड़े ठीक हो जाएंगे ना किसी भी कारण से, तब बहन जी की सारी गतिविधियां जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। अभी बहन जी कटघरे में खड़ी हैं और जब तक परिणाम ठीक नहीं होते वो कटघरे में खड़ी रहेंगी। गौरव। जी जी। हाँ, ये जो बात आपने कही है कि कांग्रेस आज आदिवासी हितैषी होने का बात करती है, वही राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो आदिवासियों को वादा करते हैं कि हम जो माइनिंग ब्लॉक अडानी समूह को दिया गया है छत्तीसगढ़ में वो वापस ले लेंगे। लेकिन बाद में जब वही आदिवासी वहां पर मार्च निकालते हैं, भूपेश बघेल से मिलने की कोशिश करते हैं, आज तक वो जो आवंटन है वो कैंसिल नहीं किया गया। चुनाव से पहले राहुल गांधी बोल देते हैं और चुनाव के बाद आदिवासियों को भूल जाते हैं। और जब ये राष्ट्रपति चुनाव के मतलब अब संसद उद्घाटन की बात आती है तो यहाँ पर एक एजेंडा बना लेते हैं आदिवासी मतलब एक आदिवासी महिला का अपमान। और इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया था संसद में, वो हमने सभी ने सुना था, उन्होंने कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, गलत शब्द कहे थे। तो वैभव जी मैं जी जी बोलिए। अधीर रंजन जो है उन्होंने बहुत अपमानजनक तरीके से संबोधित किया था जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों ही पार्टियों के लिए दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम समुदाय के लोग हो, वो वोट बैंक के रूप में तो महत्व रखते हैं, लेकिन वैसे भागीदारी देने की बात आए, महत्वपूर्ण पद देने की बात आए तो ज्यादा मायने नहीं रखते। ये बात जरूर है कि 24 में जो कवायद चल रही है कि बीजेपी को हराना है, तो उस कवायद के चक्कर में जो दलित अपने आंदोलन को तो पीछे नहीं छोड़ देगा ना। अगर कहीं पे जघन्य अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्या सब पे चुप्पी साध लें? मतलब पूरी तरह से दलित समाज हाशिए पे चला जाए तो ये तो नहीं हो सकता ना। सवाल भी उठाए जाएंगे, सवाल किए भी जाएंगे और जहां वैचारिक मतभेद होगा उसको जताया जाएगा। कांग्रेस का विरोध करने का ये अर्थ नहीं है कि बीजेपी के कोई साथ खड़ा है, और बीजेपी का विरोध करने का ये अर्थ नहीं है कि कांग्रेस के साथ खड़ा है। तो क्षेत्रीय पार्टी जो संघीय ढांचा है भारत का, उसको खत्म ना किया जाए। कोई डुअल पार्टी या बाई पार्टी सिस्टम नहीं है। राज्यों की बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत रखती हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बात सही कही कि अगर भाजपा के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब कांग्रेस के साथ है। मतलब ये विचारधारा हटानी पड़ेगी। एक अलग मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर अपना भी एक स्टैंड होता है। तो अभी चलते हैं रजत मौर्य की तरफ। तो रजत भाई, जैसे कि मतलब मैंने देखा है कि कल से जो बहुजन समाज के कुछ लोग भी हैं, जो दलित एक्टिविस्ट हैं और काफी सारे लोग हैं, वो भी बहन जी के इस निर्णय का, इस स्टैंड का विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात आ रही, वो लोग कह रहे हैं कि जो
बसपा है वो भाजपा की बी टीम बन गई है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया गौरव, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। जितने भी लोग इस तरह की जो बेबुनियाद बातें करते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई बहुत स्ट्रांग मुद्दा होता है जहां पर मायावती जी के या बहन जी के खिलाफ बोलना हो, वहां पर हम लोग भी बोलते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं। जो टॉपिक है कि नहीं, जैसे उन्होंने ब्राह्मण महासभा की, तो उसके लिए खिलाफ सबने बोला, वो जायज था। लेकिन हर मुद्दे पर बहन जी को घेरना, मुझे लगता है कि हमारे लोगों में अभी राजनीतिक समझ उतनी है नहीं। आज की डेट में मायावती जी, बहन जी एक इकलौती ऐसी दलित लीडर हैं जो पूरे देश में दलित राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि दलित राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोचिए, एक महिला, एक दलित महिला जो कि हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो एएसपी हो, हर पार्टी बीएसपी को खत्म करना चाहती है ताकि दलित वोट बैंक उसके साथ आ सके। कांग्रेस का जो खड़गे कार्ड उन्होंने खेला वो भी इसीलिए खोला है। आज अभी रिसेंटली आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में कि खड़गे जी वहां पर यूपी में जाके कितनी सारी रैलियां और कितनी सारी सभा करें। तो ये क्यों किया जा रहा है? अब उस कंडीशन में मायावती जी के पास क्या विकल्प बचते हैं? क्या वो बीजेपी के खिलाफ एकदम खुले तौर पर आके खड़ी हो जाए और अपनी पूरी राजनीति को खत्म कर ले? एक इकलौता लीडर है हमारे पास। अगर कल के दिन बीजेपी किसी भी चार्जेस में फंसा के उनको अंदर कर देती है, तो सोचो कि दलित राजनीति का क्या होगा। ये जितने भी इस तरह की बकवास जो कर रहे होते हैं, उनको इतनी सी समझ नहीं है कि अगर एक लीडर है वो भी अगर चला गया किसी कारणवश, तो फिर आपकी राजनीति का क्या होगा। सही बात है। आपके आंदोलन को आगे कौन बढ़ाएगा? कौन चलाएगा? कौन सा नेता है? आप देखिए ना, अब ये लोग एक ऐसी महिला के ऊपर सवाल उठाते हैं वैचारिक, कि उनकी विचारधारा को लेकर। मैंने आज तक किसी भी मंदिर में मायावती जी को नहीं देखा। मैंने अभी जब उनके भतीजे की जब शादी हुई, तो हमने देखा कि कितने सही तरीके से उन्होंने अपनी विचारधारा को पोर्ट्रे किया है पूरी शादी में। जी। एक नेता आप मुझे बता दीजिए पूरे भारत के अंदर जो खुद को दलितों का नेता या बहुजन समाज की राजनीति करने वाला कहता हो, आए दिन आपको मंदिरों में जाके खड़े होकर मिल जाएंगे, है ना। अब यहाँ तक कि आप बाबा साहब के जो पौत्र हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी कई बार हमें मंदिरों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मायावती जी हमें देखने को नहीं मिलती। उनकी वैचारिक लाइन इतनी स्ट्रांग है। अब अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो मेरे ख्याल से आसमान में देखकर थूकने बराबर है वो, उसके अलावा कुछ नहीं। स्नेहा के पास हम चलते हैं। स्नेहा, एक सवाल, एक उसका सवाल आया है, एक व्यूअर के एक कमेंट आया है कि जो क्या नाम है, विपक्षी दल जो हैं, क्या वो चाह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती उनके साथ है, लेकिन जैसे कि आपने पहले भी कहा था, पिछले उसमें भी कहा था कि बसपा को नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है क्या दबाव बनाकर बसपा को अपने साथ तो लेना नहीं चाहते कि एक इमेज पोर्ट्रे करवा दे उनके समाज में कि ये तो भाजपा के साथ खड़ी है, और आने वाले समय में कि बसपा उनके पास कुछ बचे ना और फिर वो विपक्ष के साथ चली जाए? देखिए गौरव जी, मुझे लगता है कि विपक्ष को अगर बहन जी को विपक्ष मान नहीं रहा है कि बसपा जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब भी सर्वपक्षीय बैठक होती है जिसमें विपक्ष एक जगह आता है, तो बसपा को वो गिनते नहीं है। और जिसमें खासकर मैंने इसके पहले भी बताया कि कांग्रेस का जो स्वभाव रहा है, बाकी सारी जो पार्टियां हैं, अभी जैसे समाजवादी पार्टी को देख लो, 3 सांसद बचे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद ही नहीं है। तो ऐसे कुछ पार्टियां जो है वो आए दिन जो बयानबाजी अभी जो चल रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए, इसमें जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जो पार्टी नेतृत्व कर रही है, उनका ख्याल छोड़ दीजिए। हम कांग्रेस को ही लेते हैं मोटा पार्टी तौर पर, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बार बार यही कहती हूँ कि वो काउंटर लीडरशिप में विश्वास रखती है। आपके लीडर को लीडर नहीं मानना ही जो है वो कांग्रेस का स्वभाव रहा है। और कई उदाहरण हमको इतिहास में देखने को मिलते हैं, चाहे बाबू जगजीवन राम का नाम आ जाए, या फिर काजोलकर का नाम आ जाए, या फिर भाऊराव बोरकर का नाम आ जाए। तो काउंटर लीडरशिप देने का काम कांग्रेस ने किया है, क्योंकि बेस वोट की बात वही है कि जो बेस वोट बीएसपी का है आज की तारीख में, वो किसी जमाने में कांग्रेस का रहा था। तो हो सकता है अगर विपक्षी पार्टियों में खासकर अगर कांग्रेस लीड करके
अगर ये चाहती है कि बसपा को साथ लिया जाए या प्रेशर बनाकर बसपा को साथ लिया जाए, तो कांग्रेस जो है वो जो आज तक जो कुकर्म कांग्रेस ने किया है उस कुकर्म को वो धो सकती है। अपने जो किए हुए उस पर जो दलित विरोधी कलंक लगा है उसको कांग्रेस धो सकती है। तो ये एक अगर अपने कलंक को धोने का अगर काम करना चाहता है कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष, तो एक अच्छा कदम हो सकता है। वैभव जी, मैं एक सवाल आपसे आना चाहेगा कि देखिए, एकमात्र बसपा ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें अपना स्टैंड अलग किया है। इसमें जो नवीन पटनायक है उड़ीसा से, उनका भी वो भी क्या नाम है उद्घाटन में जा रहे हैं। अब जगनमोहन रेड्डी हूँ, चंद्रबाबू नायडू हूँ, अन्य कई और 21 दल है जो उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन जो एक इमेज प्रोजेक्ट कराई जा रही है और एक बड़ा नाम जो निकाल के आ रहा है, कुछ लोग जैसे कि मैंने रजत से पूछा था कि जो दलित एक्टिविस्ट हैं, जो जो दलित पॉलिटिशियन, जो बहुजन पॉलिटिशियंस हैं, वो भी इस चीज में लेके बहन जी को बोल रहे हैं। और अखिलेश यादव के चाचा ने तो परसों इस चीज का समर्थन कर दिया था। राम गोपाल यादव ने तो बोल दिया था कि हम लोग तो जाएंगे, लेकिन जब उनके पास खबर आई तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया। तो ये जो पूरा मतलब खासकर बहन जी को ही इसमें पूरा कल्प्रिट क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि समर्थन तो उसका बाकी दल भी कर रहे हैं। नवीन पटनायक भाजपा के विपक्षी दल हैं उड़ीसा में, लेकिन उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। देखिए, बहन जी ने कहा है कि मैं समर्थन कर रही हूँ। बहन जी ने तो ये भी कह दिया कि मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगी भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी नहीं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी की तरफ से कोई उसमें भागीदारी नहीं होगी। भागीदारी नहीं। एक बात है, देखिए, कांग्रेस पार्टी ना अभी चुनाव जीत के हटी है कर्नाटका में। एक तो कांग्रेस को भाजपा की पिच पे खेलने का बहुत शौक है, चाहे वो क्लीन बोल्ड हो जाए, और बार बार ऐसा करती है। अभी एक राज्य जीत लिया, चलो अच्छी बात है, और 24 में जो है कोशिश ये है कांग्रेस पार्टी की या और पूरे विपक्ष की भी कि भाजपा के जो सांसदों के आंकड़े हैं उसे कम किया जाए। और भाजपा जो अपनी ताकत लेती है ना, वो पूरी की पूरी भाजपा की जो लोकसभा की ताकत है वो उत्तर भारत से है। आप अगर गिनती भी करके देखेंगे, वो उत्तर भारत से है। और उत्तर भारत में क्या है कि कई राज्यों में ना बहुत से राज्य स्तर के दल हैं और राष्ट्रीय दल भी हैं राज्यों में। जैसे बसपा उत्तर प्रदेश में मजबूत है, सपा मजबूत है, उधर आरजेडी भी है, जेडीयू है, कई राज्यों में अपनी अपनी पार्टियां, दिल्ली में। तो ये जो विपक्षी एकता है ना, एक तो कांग्रेस या तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ले। कभी कांग्रेस ने या बाकी लोगों ने बैठ के कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया। ऐसी फ्यूटाइल मीटिंग्स कई बार होती हैं और कुछ भी कॉन्क्रीट निकल नहीं पाता। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लीड करते हैं, लेकिन कोई उनसे पूछता है कि वो पीएम कैंडिडेट बनेंगे तो उनके पास क्लैरिटी नहीं है। कौन विपक्ष का पीएम कैंडिडेट होगा, विपक्ष को ये नहीं मालूम है। तो एक तरफ तो भाजपा है जो पूरी व्यवस्थित सुनियोजित तरीके से काम करती है, और दूसरी तरफ है विपक्ष जो बिखरा हुआ है, और राज्यों में जो है ना उनके वैचारिक मतभेद हैं, आपसी टकराव है, कॉमन वोट बैंक है बहुत सारी पार्टियों का। तो ये विपक्षी एकता इतनी आसान नहीं है। अब बसपा जो है, बसपा ने कई बार देख लिया, ये बसपा को दोयम दर्जे की राजनीति पसंद नहीं है। बसपा दलितों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है। ये बात सही है कि बहुत से दलित समाज के लोग भी आज जो है ना वो बहन मायावती का विरोध कर रहे हैं। आप इस निर्णय को सही गलत कहें वो तो आपकी छूट है, लेकिन आप अपने समाज की एक ऐसी नेता जिसने 4 बार सरकार चलाई और उसके कार्यकाल में पता नहीं कितने दर्जन जो है विकास के ऐसे काम हुए जिसका फायदा आज तक लोगों को मिल रहा है। जरा उन लोगों से बात करिए जो उन यूनिवर्सिटीज में पढ़े, जिनको छात्रवृत्ति मिली, जिनके घर में पैसे नहीं थे, जो स्कॉलरशिप से पढ़े, अत्याचार उत्पीड़न खत्म हुआ, वो सब हुआ। ये बात सही है कि बीएसपी की पॉलिटिक्स में आप उसको ब्लाइंडली डिफेंड नहीं कर सकते। कोई भी समर्थक अगर अंधभक्त बन जाता है, तो अगर आपकी पार्टी अच्छा कर रही है और आप अंधभक्त बन गए उसके, तब तो आप फायदे का सौदा है। पर आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, फिर भी अंधभक्त हैं, तो फिर तो आप नुकसान कर रहे हैं। फिर तो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग एग्जैक्टली वेयर, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। 21-25 का समर्थन है इसमें गौरव। 21 अगर 25 दल ने समर्थन भी कर दिया तो 21 दल, तो बीएसपी को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? कोई स्टैलिन को क्यों नहीं कहता, नवीन पटनायक को क्यों नहीं कहता? बात ये नहीं है। बहन जी का आपको गलत लग रहा है तो गलत भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो ये राजनीति के लिहाज से बहुत पॉपुलिस्ट नहीं है। ऐसे में अगर कोई बयान ना दिया जाता और उसमें अगर चुप लगा जाती बहन मायावती और कुछ भी ना कहती, तब भी ठीक रहता। लेकिन उनको राइट है कुछ भी कहने का, उसके हिसाब से वो राजनीति करेंगे। लेकिन हाँ, राजनीति में आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, आंकड़े जो है ना वो आदर्शवाद से नहीं आते, और वैचारिक शुचिता, यानी कि आप कितने इंटीग्रिटी है आपके अंदर। देखो, आज की राजनीति को समझिए गौरव, आज इंटीग्रिटी, विचारधारा, ईमानदारी, सच्चाई, इन सब चीजों की राजनीति में कोई जगह नहीं है।
जी कोई भी जगह नहीं है। अरे किसकी विचारधारा है? मैं आपको पिछले उत्तर प्रदेश के अगर आप विधानसभा के प्रत्याशियों को देखेंगे तो पिछले 3 दशक के प्रत्याशियों को देख लीजिए। उन 2-2.5 हजार प्रत्याशियों ने सारी पार्टियों से चुनाव लड़ लिया है, सारी पार्टियों से। देख लो आप, तो किसकी जी कोई जी जी विचारधारा नहीं होती। और देखो कांग्रेस बीजेपी की बात करती है, अभी कांग्रेस के कई राज्यों में 20-20, 25-25 जो विधायक हैं वो भाजपा में चले जाते हैं, तो क्या होता है विचारधारा का फिर? तो ये सारी बातें बेकार हैं, ये बहाना है। सही बात। बीजेपी बसपा जो है वो कमजोर तो हो ही रही है आंकड़ों के हिसाब से, और बसपा को बाकी मुद्दों पे सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि बी टीम है, अरे बहन मायावती जो है बहुत ही प्रखर ट्वीट करती हैं, भाजपा को सवाल करती हैं लगातार। जी और बहुत से लोग जी हैं जो डरे हुए हैं, बहुत से लोग हैं उनको पता है कि अगर जरा सी गलती करेंगे वो जेल पहुंच जाएंगे। और बहन मायावती के ऊपर जो भी मामले चल रहे थे, जो भी विचाराधीन न्यायाधीन मामले थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। उसके अंदर कुछ भी सत्यता नहीं पाई गई है और सबकी जांच हुई है। और आपको लगता है कि आज की तारीख में बीएसपी या बहन मायावती कोई गलती करेंगे और भाजपा उनको छोड़ देगी? मुझे तो नहीं लगता छोड़ देगी। उसे तो मौका चाहिए एक, गौरव। जी 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 जी। अच्छा, अब 24 के चुनाव को लेकर जिस प्रकार से बीएसपी रणनीति को लेकर अपनी काम कर रही है, मैं रजत से बात पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से उत्तर भारत में अभी कुछ दिनों पहले 4 राज्यों की समीक्षा की गई, फिर कर्नाटक की समीक्षा हुई, फिर महाराष्ट्र की समीक्षा हुई, तो बीएसपी कहीं ना कहीं अपने कैडर को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से समीक्षा बैठकें हो रही हैं और बीएसपी अपने कैडर को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो बाकी जो विपक्षी दल हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं बौखलाहट है इस चीज की? नहीं, मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। उनके अंदर बौखलाहट मुझे पर्सनली मुझे नहीं दिखती, लेकिन वो एक उनके सामने एक मौका है, क्योंकि अभी बीएसपी जो है वो कमज़ोर है। उसका जो वोट है कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है। तो उनको एक मौका दिखाई देता है इसमें कि इस वक़्त अगर हम बहन जी के ऊपर हमला करें, तो उनका जो वोट परसेंटेज है उसको हम अपनी साइड खींच के ला सकते हैं। इसका अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है, तो वहाँ पर दलितों ने बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट किया है। उसी तरह का कुछ वो एक्सपेरिमेंट बाकी के राज्यों में करने की कोशिश करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान अभी रिसेंटली बहुत जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। तो मुझे ये एक चीज़ उनको दिखाई देती है कि वो इस मौके को अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहते। यही एक कारण है कि मायावती जी को बहुत स्पेशली ये कहा जाता है कि वो बी टीम है, ताकि जो दलित वोट है उसके अंदर दो फाड़ हो सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वरना आप देखिए ना, ऐसा क्या कारण है कि इसके अलावा ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ मायावती जी के ऊपर ही टारगेट किया जाता है? राजनीतिक पार्टियां जो करती हैं वो तो है ही। आप देखिए ना, न्यूज़ चैनल्स में आप देखिए, या जितने भी न्यूज़ पोर्टल्स यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो उनको आप देख लीजिए, वो साइडलाइन कर देती हैं उनको। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि अभी वो कमज़ोर हो गई हैं, तो सोच रहे हैं कि उनको और कमज़ोर किया जाए। उनका जो पूरा समाज है, समाज का जो वोट है, जो एक हमेशा साथ खड़े होने वाला जो वोट है उनके साथ, उसको किस तरीके से दूसरी पार्टियां अपने साथ लेके आएँ। ये मेरी समझ है। अच्छा स्नेहा जी, जैसे निकाय चुनाव, अगर हम चुनाव को कंपैरिजन करें कि 2022 में बसपा जहां पे थी और 23 के निकाय चुनाव में जो फर्क आया है उसके वोट बैंक में, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो निकाय चुनाव ने जो समीकरण तैयार किए हैं, और आगे 24 में उसके नतीजे नजर आ रहे हैं कि 22 में सपा एक बहुत बड़ा विपक्षी दल बन के सामने आया था, लेकिन 23 में पूरी तरह से साफ हो गया क्योंकि उसका जो मेन कोर वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, अब वो उस पर छिटक रहा है। तो अब किस प्रकार से बसपा को काम करना चाहिए कि जो ये जो छिटकता वोट बैंक है सपा की तरफ से जो छिटक रहा है, ये डाइवर्ट ना हो बाकी और तरफ और बसपा की ओर ये वोट बैंक जाए? क्योंकि अगर बसपा की ओर ये बड़ा वोट बैंक चला जाता है तो बसपा का अपना वोट बैंक जो इनएक्टिव था वो भी एक्टिव होगा, और साथ में इस वोट बैंक को लेके बसपा एक बड़ा, क्या नाम है, अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। देखिए, मुझे लगता है गौरव जी, आज की जो राजनीति है वो चर्चाओं में रहने वाली राजनीति है, और बसपा जो है वो पहले से मीडिया और चर्चाओं से काफ़ी दूर रही है, और ये इसे हम कमी मान सकते हैं, क्योंकि एज अ मीडिया के तौर पर अगर हम देखें तो बसपा हमेशा मीडिया को जो है ना उसको टेक्निकली यूज़ नहीं करती है,
और कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की जो बैठकें होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, तो कई बार ऑडियो का प्रॉब्लम, कई बार वीडियो का प्रॉब्लम होता है। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि आज की तारीख में लोग जो है अपने मोबाइल में क्या आ रहा है या फिर आपके स्क्रीन पर क्या चल रहा है, उससे भी एक मेंटलिटी तैयार होती है कि आप क्या देख रहे हैं, आपका साइकोलॉजी बनता है। तो ये इस चीज़ में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो है वो पिछड़ी हुई है। और जो चर्चाएं होती है, तो उन चर्चाओं का पहले एक खंडन होता था पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के माध्यम से। तो जो भी अफवाहें चलती हो या फिर गलत मैसेज या फिर सही मैसेज जो भी चलता हो, उसका खंडन करने का एक तरीका रहा था। अब वो तरीका जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो कुछ कुछ चीजों में अगर बहुजन, क्योंकि देखो बहुजन समाज पार्टी की जो प्रायोरिटीज है वो अलग है। बहुजन समाज पार्टी की ये प्रायोरिटीज नहीं है कि वो संसद भवन में संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा, क्यों करेगा या नहीं करेगा, इसे क्यों नहीं बुलाया, ये बहुजन समाज पार्टी की प्रायोरिटी नहीं रही। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो प्रायोरिटी रही, जिस उद्देश्य को लेकर वो काम कर रहे हैं या फिर जिसके लिए उसकी स्थापना की गई, तो अगर उसको देखा जाए तो अगर उसको पाना है तो कुछ चीज़ों को ऐड भी करना पड़ेगा। हम हमेशा अपने सिस्टम को अपडेट करने की बात करते हैं। अगर हम कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको अपडेट करते हैं। तो उसी प्रकार से हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को भी बहन जी देखना कई बार समीक्षा करती है, वो अपडेट करती है। लेकिन उस अपडेशन में जो डिजिटलाइजेशन आया और जो चर्चाओं में शामिल होने वाली बात आई वो नहीं हुई। आए दिन कोई भी छोटा सा नेता जो है वो बड़ा बन जाता है विवादित बयान देकर, जी लेकिन जी जी अब बिल्कुल। जो सही बात है वो भी सही बात ठीक से फॉरवर्ड नहीं हो पा रही है। आज का ही ट्वीट ले लीजिए जो बहन जी ने ट्वीट किया और जिसमें कहा कि इसे आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना सही नहीं है। लेकिन अब इस मैसेज को इसको चर्चाओं में नहीं लेकर आ पा रहे। ये या तो हमारी कमतरता है एज अ बहुजन मीडिया, या तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से भी इसके लिए पहल नहीं की जा रही कि इस मैसेज को आखिरी छोर तक पहुंचाया जाए, जिसे वो अपना वोटर मानते हैं या फिर जो उसका वोटर होना चाहिए, या फिर नए मतदाताओं को बनाने के लिए जिन मैसेज की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अब ये जो हम देख रहे हैं ट्विटर पर लगातार बहन जी को ट्रोल किया जा रहा है, बी टीम कहीं जा रही है। तो बी टीम कहीं जाने से नुकसान क्या होगा, ये भी इसको आइडेंटिफाई करना भी काम किसका है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का है, जो उस पार्टी के लिए जिम्मेदार अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को आगे बढ़ाएंगे। तो उनका यह काम है ये, क्योंकि ये बी टीम कहने से क्या होता है, दिक्कत किसको बढ़ती है, बी टीम कहने से दिक्कत बढ़ती है दलितों के वोट बैंक पर तो उतना खासा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दलित वोट बैंक तो यही कहा जाता है कि कॉन्स्टेंटली उनके साथ है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पर खासा प्रभाव करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम वोटों को जो, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ है इस निकाय चुनाव में, जो बसपा के पाले में आया मुस्लिम वोट, और जिस प्रकार से अब मुस्लिम वोट जो है वो बसपा से नजदीकियां बना रहा है, तो आने वाली लोकसभा में बसपा के चांसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में बी टीम वाला जो प्रचार है वो लगातार समाजवादी पार्टी के माध्यम से दिखाई दे रहा है। और भी जो जिनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत अगर दलित, मुसलमान और पिछड़े वोटों से बनती है और सवर्ण वोटों से बनती है, तो ऐसे में मुस्लिम वोट जो है वो निर्णायक भूमिका में रह सकता है। तो इसलिए ये प्रचार किया जाता। तो एक हमें लगता है कि कुछ अंदरूनी तरीके से, मतलब पार्टी के ही कार्यवाही के अनुसार कुछ बदलाव होने चाहिए, और कुछ जिनकी अपनी 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 जिम्मेदारी है, चाहे फिर सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर बहुजन मीडिया के नाम पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए। जी जी स्नेहा, जो आपने बात कही, अखिलेश यादव तो इस समय सोच रहे हैं, उनका जो वोट बैंक है वो दरक चुका है और उनसे ज्यादा उनकी हालत तो खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है कि क्या करे क्या ना करे, कि जो अपना था वो भी चला गया। वो सोच रहे थे कि हम कुछ बसपा का वोट बैंक सेंध लगा के चंद्रशेखर के जरिए अपने पास ले आए और अपनी कहानी बना ले जाए, पर उनके साथ उल्टा हो गया कि जो अपना था वो भी चला गया। तो वैभव जी, जैसे एक सवाल आया है, हमारे एक दर्शक है सुमित कुमार, उनका सवाल है कि क्या मायावती भी एक तीसरा धड़ा जो है वो बना सकती है 24 के चुनाव में, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी बीएसपी के जो लगातार परिणाम आए हैं कई सारे राज्यों के,
उसके बाद अगर आप देखें ना तो बसपा के सामने चुनौतियां बहुत सारी खड़ी हैं, बसपा के पास सवाल बहुत सारे हैं, समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अभी स्नेहा जो बात कर रही थी ना कि सोशल मीडिया मीडिया का जो मैनेजमेंट है, देखो मैं बहुत सारी लगभग आधा दर्जन तो बहुत ही स्पेसिफिक और रैंडम कमेंट्स तो बहुत लगातार किए, बहुत स्पेसिफिक वीडियोस बनाता रहा हूँ, बहुत गालियां खाई हैं मैंने इस लिहाज से, क्योंकि आप बहुजन राजनीति के पैरोकार हो, पक्षकार हो, वो एक बात है, लेकिन वो राजनीति सही दिशा में जा रही है नहीं जा रही है और उसकी आप विवेचना कर दो ईमानदारी से, तो आपको गाली खानी बिल्कुल। पड़ेगी। और दूसरी जी बात जी यह है कि अभी बहुत सी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे आ रही है, मेरे प्लेटफॉर्म पे भी आ रही हैं, लोग कह रहे हैं जी कि ये चारों लोग जो बैठे हैं ये अंधभक्त हैं, ये ऐसा है वैसा। देखो ऐसा है, बसपा के हर एक्टिविटी को तो खैर डिफेंड नहीं किया जा सकता, बसपा बहुत सारी चीजें राजनीतिक रूप से, संगठनात्मक रूप से गलत कर रही है, तभी तो ये परिणाम है ना। और लेकिन ये बात जो है लोगों को समझनी पड़ेगी कि बसपा जो है केवल एक बसपा नहीं है, वो साहब कांशीराम साहब ने अपना जीवन लगाया तब जाके एक राजनीतिक ताकत जी बन के आई। वो दलित समाज, वो पिछड़ा समाज, वो मुस्लिम लोग और इवन आदिवासी, इवन जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको राजनीतिक सत्ता क्या होता है ये कांशीराम साहब ने बताई। आज जो ओबीसी जी नेता दूसरी पार्टियों में चले गए ना, देखो ये तो कम ही मानेंगे कि बसपा अपने बहुत से ओबीसी नेताओं को बांध के साध के नहीं रख पाई। लोगों को सपने दिखाने होते हैं, सब्ज बाग दिखाने होते हैं, नेताओं को उनके भविष्य की जो है आशंकाएं ना हो, वो आश्वस्त हो कि इस पार्टी में हमारा भविष्य सुरक्षित है, तो उनको साथ रखना था। लेकिन बसपा को बचाना, बसपा को मजबूत करना एज अ होल जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि बसपा की क्रियाकलापों या उनकी गतिविधियों की विवेचना, विश्लेषण या उसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा। और जी एक बात जी। बताइए कि जो मीठी दवाई होती है क्या वही अच्छी होती है क्या? कड़वी दवाई ज्यादा कारगर नहीं होती नहीं। है और जरूरत पड़ने पे तो इंजेक्शन भी जी लगता है, ऑपरेशन भी किया जाता है, चीर-फाड़ भी होती है, उसमें दर्द भी होता है। तो स्वीट टॉकर्स तो बहुत हो सकते हैं, लोग कहते हैं कि आप यार बड़ा नेगेटिव बोलते हो कभी-कभी, क्योंकि मैं बहुत कैड़े विश्लेषण कर देता हूँ। होने को तो मिश्रा जी दिल्ली आए थे और वो मीडिया की बात कर रहे थे, तो शायद उसमें स्नेहा तो उस टाइम नहीं मौजूद थी, या थी आप स्नेहा उसमें? नहीं नहीं, मैं नहीं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ था, हम बहुत सी बातें हमने समझाई थी, सिखाई थी, लेकिन उन पे काम नहीं हुआ बड़े पैमाने पे, वो बदलाव नजर नहीं आए। और देखो, राजनीति में सही गलत कुछ नहीं होता, जो बात ज्यादा लोग बोल रहे हैं वो सही होती है और जो बात कम बिल्कुल। लोग बोल रहे हैं ना वो गलत साबित हो जाती है। एक गलत सब। गोरख पांडे की छोटी सी कविता है, वो मुझे याद आ गई कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। जी 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 तो बिल्कुल। अब बसपा का बहुत बड़ा सोशल मीडिया का नेटवर्क होता तो जो लोग विरोध कर रहे हैं ना वो भी उस समुद्र में गुम हो जाते, हजारों लाखों लोग चारों तरफ से कमेंट करते कि डिफेंड कर सकते थे, तरह तरह से बसपा उसको डिफेंड कर सकती थी। तो गलत सही कुछ नहीं होता, बीएसपी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। लेकिन पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें, और स्नेहा की एक बात पे कमेंट कर दूं मैं, स्नेहा कह रही थी कि इससे फायदा किसको होगा। देखिए, बसपा को बार बार बीजेपी की बी टीम बोल देना या पिछले चुनाव में ये कह देना कि बहन जी को तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने वाली है, ये तो अफवाह फैली थी ना उत्तर प्रदेश में। आप और हम उत्तर प्रदेश जी के जी लोग हैं, जी हमें जी पता है ग्राउंड लेवल पे। जी जी जी। और जब बसपा के खिलाफ कोई अफवाह फैलती है ना, तो बीएसपी के पास उसको निगेट करने का, उसका खंडन करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब उन्होंने तो तीर छोड़ दिया और वो तो गांव गांव पहुंच गया ना, आपके लास्ट वोटर तक पहुंच गया, क्योंकि उनके पास तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते उस तरह का। और काशीराम साहब के नक्शे कदम पे आज आरएसएस बीजेपी चल रही है। जो प्रचार तंत्र, प्रचार के तरीके उन्होंने बताए थे, जो वर्ड ऑफ माउथ की वो बात करते थे, वो सब हो रहा है गांव गांव देहात में। और बीएसपी के प्रति ग्राउंड लेवल पे बहुत नेगेटिविटी है। देखो, ग्राउंड का रियल फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्राउंड का रियल फीडबैक नहीं लोगे, कुछ लोग मुझसे नाराज होते, मैंने कहा मैं बोल देता हूँ बसपा 17 के 17 मेयर जीत रही है, मेरे बोलने से थोड़ी जीत जाएगी। मैं बोल देता सही हूँ बात। 24 में 30 सांसद जीत जाएगी, मेरे बोलने से थोड़ी जीत जाएगी। तो भाई हमें काहे आप इतना गरियाते हैं जब हम ये कहते हैं कि स्थिति दिक्कत में है, परेशानी है, इन मुद्दों पर काम होना चाहिए। हाँ, दलितों का एक संभ्रांत वर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, वो क्या है कि बहुत ज्यादा मुखालफत करता है। अरे आपको दिक्कत लग रही है तो आप कमी बताइए कि ये बेहतर हो। वो देखो, आखिरकार क्या होगा, अंततः क्या होगा, हर राजनीतिक दल अपनी गत को प्राप्त कर जाएगा। यानी कि देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो जी इस राजनीति में, आज की राजनीति में अपने आप को मोल्ड नहीं करेगा, जो आज के राजनीतिक पैंतरे नहीं सीखेगा, आईटी, सोशल मीडिया के जो लेटेस्ट टूल्स अवेलेबल हैं, डेटाबेस मेंटेनेंस, एमआईएस, सीपीटी, ये सब जो चीजें हैं वो इस पे काम नहीं करेगा, मैनेजमेंट के टूल्स हैं जो उस पे काम नहीं करेगा, जो इन चीजों को तवज्जो नहीं देगा
और जो आर्केक पॉलिटिक्स करेगा, जो पिछड़ी पॉलिटिक्स करेगा, यानी कि बहुत कागजों के हिसाब से पॉलिटिक्स है, ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं है, एनिमेटर्स नहीं है आपके पास, कंटेंट राइटर्स नहीं है आपके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की हाईवेज नहीं है, कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं है ना, तो वो अंततः आज की राजनीति में सर्वाइव नहीं कर सकता। राजनीति बहुत बदल चुकी है, बहुत डायनामिक हो जी चुकी है, और बीएसपी को अपने पूरे सिस्टम के अंदर वो डायनामिज्म लाना पड़ेगा। राजनीति अब प्रेस विज्ञप्ति की नहीं रही है कि प्रेस विज्ञप्ति का इंतजार करना पड़ेगा। अब तो ये है कि इंस्टेंट रिबटल का टाइम है, यानी कि एक बयान आया और यहाँ से नेता बैठता है और वो पीसी कर देता है, उसके पास सिस्टम मौजूद है, वो किसी पत्रकार को भी ना बुलाए तो वो सारी की सारी फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम हो जाती है, हर चैनल जी में जी लाइव लाइव कर देता है। तो ये जी सारी जी हाँ चीजें हैं। अब मुस्लिम वोट बैंक जो है ना, उसको लेके वो चाहते हैं कि बसपा की तरफ ना जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी का परिणाम जो है वो यूपी में बसपा से अच्छा रहा है, लेकिन बीजेपी को हराना अब संभव ऐसे में नजर नहीं आता, क्योंकि एआईएमआईएम भी कुछ वोट ले लेगा, सपा भी ले लेगा, बसपा का वोट भी जो है घटा है। तो ऐसे में बीजेपी जो है फिर से जीतेगी लोकसभा चुनाव में, इसी तरह से जब तक कुछ इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। जी जी जी। तो मेन ये जो बात थी आज की चर्चा में, तमाम क्या नाम है अच्छा अब सवाल जो ले लेते हैं कि मतलब उस तरफ का सवाल ले लेते हैं कि हमारे देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वंदे भारत ट्रेन 17 ट्रेन के उद्घाटन होते हैं, 17 में से 16 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तमाम चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो या फिर किसी सड़क का, उन्होंने तो बनारस में सड़कों तक के उद्घाटन किए हैं। तो ये जो उद्घाटन वाली राजनीति और जो नरेंद्र मोदी हर चीज को अपने इर्द गिर्द घुमा रहे हैं, ये हर चीज को अपने आसपास रख रहे हैं कि पहले हम सुनते थे कि यूपीए सरकार होता था, एनडीए सरकार होता था, अब जो मोदी सरकार वाला जो ये जो कंसेप्ट आ गया है, यूपी में योगी सरकार वाला कंसेप्ट आ गया है, एक ही व्यक्ति के चारों तरफ चीजें घूमती रहती हैं। रजत, आप क्या कहना चाहोगे कि आने वाले समय में ये चीज हमारे लोकतंत्र के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है? देखो, इसको मैं थोड़ा सा लाइटर टोन में करता हूँ। जो चीज किसी व्यक्ति की या किसी निजी वस्तु की जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी होती है। तो आज की डेट में जो पूरी बीजेपी को आप देखेंगे कि वो मोदी गवर्नमेंट या मोदी की जो एक इमेज है मोदी की, उसके इर्द गिर्द पूरा एक आभा मंडल जो उसने बना रखा है, वो उसी के ऊपर राजनीति करती है। और उसका रिजल्ट आप देखिए कि जैसे ही मोदी का जो एक आभा मंडल टूटता है, तो वहां पर बीजेपी बहुत खराब प्रदर्शन करती है। चाहे वो उत्तराखंड आप देख लीजिए या फिर अभी कर्नाटक आप देख लीजिए। तो जहां पर उसको फायदा मिलेगा वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे उसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो वो बहुत गंदे तरीके से नीचे गिरता है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस में दोनों को ही लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरी नजर में, मेरी समझ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। जितना बीजेपी मोदी करती है, उतना ही कांग्रेस राहुल करती है। ये दोनों ही मिलके भारत का जो लोकतंत्र है उसको खत्म करना चाहते हैं। जो भारत में जो मल्टी पार्टी जो सिस्टम है उसको खत्म करके 2 पार्टी सिस्टम लाना चाहते हैं। अब इस चीज को हमारे लोग समझते नहीं। जैसे ही आप इस तरह की आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इन पार्टियों का, तो आपको तब लगा दिया जाता है कि अरे आप तो विपक्षी एकदम आप फूट डाल रहे हो वगैरह वगैरह तस्मा। लेकिन इसको बारीकी से समझने की जरूरत है कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा। जहां पर सिर्फ 2 ही पार्टी होंगे, 2 ही नेता होंगे, बाकियों की जो पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी और मल्टीपल पार्टी सिस्टम है ना अपने यहाँ, तो वो क्या करेंगे? वो क्या होटल खोलने के जाके सब्जी बेचने लगे, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस खोल रहे हैं, क्या करें? जी जी जी। और इसमें जितनी जिम्मेदार बीजेपी है उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती। लेकिन जब दोनों एक ही पिच पे दोनों खेल रहे हैं तो फिर अपने हिसाब से रहेगा। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जहां पर मैंने एक काफी क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, और सिक्का मेरे बाप का पुरानी कहावत है, पक्ष भी मेरा विपक्ष भी मेरा, सत्ता मेरी जाति। तो ये हमें समझना पड़ेगा। जी, एक लास्ट सवाल अब लेते हैं, इसको वाइंड अप करते हुए स्नेहा जी से, कि स्नेहा जी जैसे राष्ट्रपति भवन की बात हो रही है, ये जो राष्ट्रपति भवन में एक प्रतीक शामिल किया जा रहा है, सिंगोला चोल साम्राज्य,
तो प्रतीक राजदंड तो राजतंत्र में चला करते थे। लोकतंत्र में शासन करने के लिए सबसे बड़ी जो चिन्ह होता है, सबसे बड़ा जो वस्तु होती है वो संविधान है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान जीवित है, संविधान से लोकतंत्र चलेगा। तो जिस प्रकार से भाजपा ये चीजें राजदंड हो गया और तमाम ऐसी चीजों को मतलब वहां पर हिंदू कर्मकांड से पूजा पाठ करवाना, उससे उद्घाटन करवाना, ये चीजें अब लेके आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की जो हिंदू राष्ट्र की पॉलिटिक्स है और राजतंत्र की जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ तो नहीं जा रहा है। देखिए बिल्कुल गौरव जी, और आपका जो इशारा है वो सही दिशा में आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि सरकारें जो है वो एक विचारधारा पर आधारित ही सरकार बनती है। तो जब जिस विचारधारा ने पहले तय कर दिया, उसके टर्म्स और कंडीशंस उसने बता दिए, उसने अपना उद्देश्य बता दिया कि जब उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उस तरफ कूच कर रहा है और वो उसी की तरफ काम भी कर रहा है। ये आज 5 जनवरी में एक रिपोर्ट आई और वो काफी संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे थे, लेकिन कितना बनावटी लगता है जब 5 जनवरी जो है वो संवैधानिक मूल्यों की बात करें, क्योंकि उनका एजेंडा जो है वो सभी को क्लियर है। मतलब वो दिखाते कुछ है, बताते कुछ है और करते कुछ और है। तो ये इन चीज़ों को समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो लोग देखते हैं तो आज की तारीख में लोग इसीलिए पागल हुए जा रहे हैं कि राम राज्य आ रहा है। मतलब लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि राम राज्य आ रहा है, हिंदू राष्ट्र, और ये कह सकते हैं ये हमारी शोकांतिका है कि हम यह बताने में नाकामयाब हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं कि किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र किस प्रकार से खतरा है, या फिर बाबा साहब क्या मानते थे, बाबा साहब ने क्या लिखा है हिंदू राष्ट्र को लेकर, हम बताने के लिए नाकामयाब है। तो अब अपने अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और विचारधारा की लड़ाई है। तो जब विचारधारा जो है मनुवादी विचारधारा बढ़ेगी, वो अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, अपनी विचारधारा को स्थापित करने का काम करेगी, उसे बढ़ाने के लिए वो हर शर्तों को पूरा करेगी, और वही चीज जो है वो आज इसमें हमको देखने को मिल रही है। अच्छा वैभव जी, अब जैसे वाइंड अप करते हैं, एक सवाल मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ जी कि वैभव जी, जैसे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जिस प्रकार से कार्य नीतियां हैं और तमाम आप सब मतलब उनकी कार्य नीतियां हैं, वो विचारधारा को बोलते हैं अम्बेडकर, मतलब विचारधारा को बोलते हैं नरेंद्र मोदी की मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पे चलता हूँ, और उनको नमन भी करते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक इतनी बड़ी विचारधारा इस समय देश में हो चुके हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी मूल विचारधारा चाहे कोई भी रही हो, लेकिन उनके पोस्टर्स पे आपको बाबा साहब की फोटो नजर आ जाएगी। जिनके पूर्वजों ने कभी बाबा साहब का विरोध किया, फिर चाहे वो कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, आज उनके पोस्टर्स पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो नजर आती है। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी अपने आप को कहते हैं, और मूलतः देखा जाए तो उनके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं भी, चाहे कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो, सपा रही हो, कोई भी दल रहा हो, उनका विरोध किया है। तो ऐसा क्या भारत की राजनीति में होने जा रहा है? क्या जो दलित पिछड़े हैं वो अपने हक अधिकारों को लेकर इतने सचेत हो गए हैं कि अब जितने भी दल हैं उनको कहीं ना कहीं अब जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा उसके साथ आना पड़ रहा है? देखिए, मैं संक्षेप में जवाब देता हूँ, इसका वाइंड अप भी कर देता हूँ क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं। एक तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो दलित समाज है ना, वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए, खासतौर से जो बाबा साहब की फोटो लगा लेता है और उनके असल मुद्दों पे काम नहीं करता, उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और दलित समाज की या बाबा साहब का इन पार्टियों के लिए जो मूल रूप से इनकी राजनीति के खिलाफ है, यानी कि दलितों की अस्मिता की राजनीति, संवैधानिक अधिकारों की राजनीति, हक अधिकार और भागीदारी आरक्षण की राजनीति, ये फोटो जो लगा रहे हैं ना, इसमें बीएसपी जैसे दल का भी महत्व है। देखिए, अगर बसपा जैसी पार्टी नहीं रहेगी, ये बात सही है कि आपको वर्तमान में उसके एक्शन गलत या सही लगते हो, लेकिन ये केवल एक एनालिसिस का इशू है। और मैंने आपको बताया ना कि अगर बीएसपी अपना सोशल मीडिया नेटवर्क को बहुत मजबूत कर लेती तो अभी हजारों लाखों की संख्या में लोग एक स्वर में बात कर रहे होते, तो शायद उसका कम विरोध होता। लेकिन एक बात बताइए, जब बहन मायावती ने अम्बेडकर पार्क बनाया था लखनऊ में, जो आप तो लखनऊ से संबंध है, उसका उद्घाटन किसने किया था? स्वयं
तो अगर राज्यपाल करते तो कैसा लगता? हेलो। ये जो दलित समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं, तो राज्यपाल करते तो कैसा लगता? और दूसरी बात है, ये बीजेपी का विरोध या बीजेपी का समर्थन करने का सवाल नहीं है। जब पहले कोविंद साहब प्रत्याशी थे, तो सामने मीरा कुमार भी थी ना, तो बसपा ने किसका समर्थन किया था? जी तब भी तो मीरा कुमार का समर्थन किया था। तब तो किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस परस्त हो गई है। हर पॉलिटिकल जी पार्टी जी का अपना विवेक है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि देखो, एक तो दलित समाज के लोग राजनीति समझते नहीं है। मोदी साहब जो हैं वो बाबा साहब के किसी भी स्थल पे चले जाएं, मऊ चले जाएं या चैत्य भूमि चले जाएं और वहां सर झुका के आ जाएं, तो वो तो अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते ना। और उनका समाज तो उन्हें गाली देता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो। लेकिन हमारा कोई बिल्कुल राजनेता बिल्कुल। राजनीति के लिए, देखो, राजनेता किसी धर्म का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता। राजनीति तो राजनीति होती है। जब अगर मैं कल को मैं पॉलिटिशियन बनता हूं, तो फिर मेरा धर्म, मैं एथीस्ट हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता सामने वाला क्या मानता है, उसकी क्या विचारधारा है, वही मेरी विचारधारा है। जो उसे खुश करेगा वो मुझे खुश करेगा। राजनीति तो ये होती है। लेकिन हमारे समाज के लोग राजनीति भी नहीं करने देते। राजनीति को समझना जरूरी है, और राजनीति जो है ना, वो बहुत गहराई से होती है। उसमें ये शैलोनेस जो है ना, जो शैलोनेस है, यानी कि जो सतही जो आपके जो बयान आ जाते हैं और बात बात पे आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये बड़ी दिक्कत कर रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि बसपा की जरूरत आज भी उन करोड़ों मजलूमों, दलितों, पिछड़ों को है, और मुस्लिम समाज के लोगों को है, आदिवासियों को है, जो हाशिए पर है, जो मर रहे हैं, जहां बलात्कार हो रहे हैं। अभी अजमेर का एक मामला है, देखिए, उसमें एक रायगढ़ समाज के व्यक्ति को मारा पीटा, उसकी जान चली गई। महिपाल मेघवाल का मामला है। ये कांग्रेस की तो राज्य में हो रहे हैं। कांग्रेस का राजस्थान जो है वो कब्रगाह है दलितों की। तो कांग्रेस सही अपनी बात। पूर्ण बहुमत की सरकार में वहां सुरक्षा नहीं दे सकती। और इन मुद्दों पर जब वो घेरती है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा जब बनी, नया राज्य बना, तो उसका उद्घाटन करने राज्यपाल गए थे, कांग्रेस के नेता गए थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी। प्रीच, आपकी कथनी करने में इतना अंतर नहीं हो सकता। और सिर्फ इसीलिए कि एक स्टांस ले लिया तो बी टीम बोल दो, और पूरी तरह जब बसपा वाकई में कल को खत्म हो गई अगर, तो क्या होगा समाज का, तब पता चलेगा। आज जितनी पूछ हो रही है ना, अगर बाबा साहब का दिया ये आरक्षण ना होता ना, फिर देखते कितने लोगों को टिकट मिलता दलित समाज के लोगों को, कितनी पार्टियां सही टिकट बात। देती दलित समाज के लोगों को। ये तो आरक्षण था इसलिए चले गए। वो अलग बात है कि वो गूंगे हो गए, वहां बैठ गए और वो नहीं बोलते, राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो गए हैं। इसलिए एक ऐसी पार्टी का होना जो बहुजन विचारधारा पे चलती है, दलितों की खुल के बात करती है। और बहन मायावती अपनी विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हाँ, उनकी पॉलिटिक्स को समझना बहुत टफ है। और मैंने आपसे कहा ना, राजनीति में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, और जी हर पार्टी जो है वो आखिरकार वहीं पहुंचेगी जो वो डिजर्व करती है। तो इसलिए हाथ पैर मारना, पॉलिटिक्स को बदलना, डायनामिक करना बहुत जरूरी है। और एक कंसेप्ट है कि आपको आउटपुट मैटर करता है। मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है, आपकी मेहनत मैटर नहीं करती है। आपने कितनी मेहनत कर ली हो, लेकिन आपकी सेल्स फिगर इंप्रूव नहीं हो रही। ऐसे ही राजनीति में आपकी मेहनत मैटर नहीं करती है, आप क्या कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। आपके आंकड़े चुनाव परिणामों में तब्दील नहीं हो रहे हैं, तो भाई आपकी राजनीति बेकार है तब तक। जी बिल्कुल। तो आज का सेशन में अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि जैसे उनके जो भी सवाल रहे मैं कुछ होंगे। ऐड करना चाह रहा था। अच्छा, बिल्कुल 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 रजत, बोलिए। जो आप वो राजदंड की जो बात कर रहे थे, वो बेसिकली जी जो स्नेहा ने जो कहा एकदम सही है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया नहीं जाएगा, वो हिंदू राष्ट्र बन चुका है। भारत का संविधान बदला नहीं जाएगा, भारत का संविधान हर दिन बदला जा रहा है। बदला जाए। ये चीज हमारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई है। हिंदू राष्ट्र में और किस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? आप किसी भी वैकेंसी में आप उठा के देख लीजिए, जहां पर जनरल का कट ऑफ कम जा रहा है, SC ST का ज्यादा जा रहा है, ओबीसी का ज्यादा जा रहा है। आप अंडर ट्रायल बिजनेस के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। आप भारत में देख लीजिए, सबसे बड़े जो जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप देख लीजिए वो किस जाति से आते हैं, आपको पता चल जाए। भारत में जितने भी राजनेता है और जो अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, वो आप देख लीजिए। भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके अध्यक्ष आप देख लीजिए कौन सी किस समाज से आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है या नहीं। ये तो अभी जब से अंग्रेज जब से आए, तब से क्षत्रियों का वर्चस्व कम हो गया, वरना आज क्षत्रिय भी कहीं न कहीं मौजूद होते। कि आज क्षत्रियों की वैसी कोई पोजीशन है नहीं, वैसे वो नहीं। तो ये हमारे लोगों को ये चीज समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। ये ऐसा नहीं होगा कि कल रात को मोदी जी आकर 8 बजे बोलेंगे कि आज से हिंदू राष्ट्र हो गया, ऐसा नहीं होगा। या कल रात को 8 बजे आके ये नहीं बोलेंगे कि संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसा नहीं। आरक्षण खत्म कर दिया गया है,
हो नहीं देश रहा में है, मुनादी नहीं होगी कल बिल्कुल। से जो है संविधान हाँ। समाप्त, और ऐसा नहीं होगा। हिटलर ने ऐसे बताया नहीं। भी आपको, अगर आप हिटलर की बुक्स को पढ़ेंगे, उसने कहा है कि राइट्स शुड बी टेकन अवे इन सच स्मॉल पीसेस दैट बाय द टाइम यू बिल्कुल रियलाइज कि आपके राइट्स लिए जा चुके हैं, आप हेल्पलेस हो चुके हैं, तो तिल तिल करके बिल्कुल आपके अधिकार खत्म होते हैं, और आप जो है एक वैसे भी ये जो ट्रेंड है ना, इसको अगर आप देखें, यूएस में बहुत चर्चा है इसको लेके यूनिवर्सिटीज में, कि पार्लियामेंट्री डेस्पोटिज्म की तरफ चल रहा है, यानी कि संवैधानिक ढांचे के अंदर से ही और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में से ही आप कैसे उसको डेस्पोटिज्म की तरफ, तानाशाही की तरफ ले जाते हो। तानाशाही की अगर तरफ लेकर। हाँ, ढांचा ऊपर वही लोकतंत्र का है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अंदर से क्या हो हाँ रहा है वो सबको पता ही है वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अपने जिस लोगों को ये जिस समझने की जरूरत है, वो समझ जाए उतना ज्यादा अच्छा है, इंतजार ना करें किसी चीज का कि कल क्या 8 बजे का कोई भाषण हाँ, सुने। बिल्कुल, बिल्कुल इसका नमूना उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी है, वहाँ देखने को मिला, जहाँ आरक्षण में 396 सीटें मिलनी चाहिए थी ओबीसी समाज को, 139 सीटें मिली। हमने बकायदा इस पे एक वीडियो किया कि पिछड़ों का हक खा रही है पिछड़ों की सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार में इतने बड़े पिछड़े चेहरे होते हुए केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और तमाम क्या नाम है, स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, ओपी राजभर भी भाजपा के साथ जाते, और सब लोग मौन रहे, चुप रहे, तो अधिकार छीन लिए गए हैं। जिस दिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया, उस दिन अधिकार छीन लिए गए, और जो हम लोग इसको लेकर चुप रहे, जो लोग इसको लेकर चुप रहे, एक जो बड़ा समाज है हमारे देश का, जो यहाँ के असली हकदार हैं, जो इस देश के मालिक हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, वो लोग चुप रहे। तो ये पूरा का पूरा ढांचा जो है वो बदल दिया गया, और धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहे हैं। एक बात बोलनी है मुझे गौरव, वो आनंद मोहन का जो मुद्दा आया था वो सबने देखा, जी लोगों जी ने जी, ऐसी चुप्पी साध ली, ऐसी चुप्पी साध ली जैसा चुप्पी कुछ हुआ साध ही ली, ना हो, मतलब जैसे हाँ कुछ हुआ ही ना हो। सही हाँ, बात है। एक दलित आईएएस ऑफिसर को किस तरह से मारा गया, और सरकार, ये सरकार, अब देखो ये सामाजिक न्याय है ना, चाहे उसमें कोई भी हो। अब बात ये है कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता जो है उसकी वजह से सारा का सारा अत्याचार उत्पीड़न झेल लेंगे और हर तरह से हाशिए पे पड़ चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जो अपने माइक्रो इश्यूज हैं, जो अपने इश्यूज हैं, उन पे तो बात करेंगे ही ना। जी डीएमके बिल्कुल। सरकार में तमिलनाडु में अब तक 7-8 लोग फीवर में मर चुके हैं। हम्म, आप कौन सा सामाजिक न्याय दे रहे हैं? आप ये सामाजिक न्याय है कि आप एक दलित आईएएस ऑफिसर के हत्यारे को रिलीज करेंगे? ये कौन सा सामाजिक न्याय है? उस पर किसने आवाज उठाई थी? ये जो दलित एक्टिविस्ट और पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, ये जो आप बयान दे रहे हैं बहन जी के खिलाफ, बहुत मजा आता है, क्योंकि लोगों को इस दलित समाज की खास बात है, ये अपने लोगों की टांग खिंचाई बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत ज्यादा करता है ये। और ये देखो, ये बेसिकली ये एक पॉवर्टी का सिंड्रोम है, ये एक पिछड़ेपन का सिंड्रोम है। अगर किसी पॉश इलाके में कोई एसयूवी खरीद के लाता है तो सब कांग्रेचुलेट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन किसी झुग्गी में अगर किसी को कोई लॉटरी लग जाए, अगले दिन वो कोई एक्सयूवी या स्कॉर्पियो जैसी 25 लाख की गाड़ी लेके आ जाए, रात को खड़ा कर दे, अगले दिन सुबह उठेगा तो गाड़ी उसकी टूटी हुई मिलेगी, और तोड़ने वाले कोई और नहीं होंगे। उसके समाज के लोग हो। लोग चाहते हैं कि जी इक्वालिटी बिल्कुल रहे यार, हम सब बराबर रहें, कोई आगे ना निकल जाए हमसे। तो आगे कैसे निकल, तो बिल्कुल। जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींचो, तो वो वहीं मैडम मेंटेन सर, रहेगा। तो हम भी जहाँ हैं वहीं सब लोग रहेंगे, और एक जो सब दलित रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई आगे निकल गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये सिंड्रोम होता है माइंडसेट, और इसी वजह से बहन जी का कुछ लोग विरोध करते हैं। और हाँ, लोगों को ये भी लगता है कि अरे बहन जी तो बहुत डायनामिक है नहीं, शी कांट स्पीक इंग्लिश, और बहुत ज्यादा करिज्मेटिक नहीं है, और आज की तारीख में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया नहीं आता, बहुत से जो स्टाइलिश पॉलिटिक्स है वो नहीं आती, रोड शो नहीं करती, तो फिर वो ऐसे में क्यों जी जी महत्वपूर्ण हो जाए, और हम तो उनसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन भाई पूरे जीवन लगाना किसी का, हमने तो नहीं छोड़ा अपना घर बार, अपना सब कुछ, तो ये बिल्कुल। कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। एवरी लीडर इज अ डिफरेंट लीडर। बाकी आपके जो पॉइंट्स थे बहुत अच्छे रहे, अच्छी डिबेट थी, और मैडम सर, मैं जी ये बात बिल्कुल। नहीं यहाँ है कि पे, लोग आउटराइट, जी जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जो आपने कहा ना कि मायावती जी बहन जी को इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये सारे बहुजन नहीं बोलते हैं। इवन सारे, क्या कुछ मैं लोग, कहता हूँ 95% बहुजनों को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि फर्क उनको नहीं इंग्लिश आती है पड़ता। या नहीं आती। ये जो जी जी एक जो वर्ग जो बन गया है, स्पेशली दलित अपर क्लास जो है, ये उसका पूरा नैरेटिव रहता जो इलीट दलित है ना बेसिकली, है। वो ज्यादा ही स्टैंडर्ड। हाइपर क्रिटिकल हो गया है, हाँ हाइपर क्रिटिकल हो गया। जी जी इलीट जी तो, इलीट का मतलब ये थोड़ी है कि आप, यार एक बार बताइए, कल को किसी परिवार का व्यक्ति बहुत संपन्न हो जाए, बहुत पॉश हो जाए और विदेशों में रहे, तो क्या वो अपने बूढ़े माँ बाप को या दादाओं से कहेगा कि तुमको क्या आता है यार, हम हैं और तुम कुछ भी नहीं हो? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये एक बिल्कुल गलत बिल्कुल ट्रेंड है, इससे एहसास नहीं बचना है, चाहिए। एहसास नहीं है उसको। बिल्कुल। मैं कॉल लूंगा, आप प्लीज वाइंड अप कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, वैभव जी का, रजत मौर्य भाई का और स्नेहा जी का। बहुत अच्छा ये सेशन रहा, हमारे दर्शकों ने खूब पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, और अब काफी इसको और लंबा नहीं खींचेंगे,
तो तमाम ऐसे ही और सेशन, ऐसे ही और विश्लेषण हम आप लोगों के साथ लेकर आते रहेंगे। बहुजन मीडिया के सभी साथियों को साथ में लेकर आएंगे और हम लोगों की यही एक सुंदर बात है कि बहुजन मीडिया जो है वो एकजुट रहता है, एकत्रित रहता है, उसमें आपस में किसी चीज की कला हमारे बीच में नहीं रहती और हम एक साथ मिलकर समाज के और जो वंचित शोषित वर्ग की जो खबरें हैं उनके मुद्दों को आपके समक्ष पेश करते हैं और ऐसे ही ये सेशन चलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम और आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय भीम सभी को। जय भीम।